ड्रग डीलर की शूटिंग खत्म हो गई थी और सभी लोग वोजिन की काम की तारीफ कर रहे थे। सीईओ चोई वोजिन के पास आया और उनसे पूछा क्या उन्होंने डायरेक्टर क्योतारो के नए प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। तो वोजिन ने बताया कि उन्होंने एक बार तो स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और अब वो स्क्रिप्ट को दूसरी बार पढ़ने वाले थे। सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि डायरेक्टर क्योतारो और राइटर अकारी वहां पे आए हुए थे और क्यों ना वो जाके उन्हें ग्रीट करें। वोजिन थोड़ा सरप्राइज थे कि वो दोनों अचानक से वहां पे क्यों आए हुए थे, तो उन्होंने सीईओ चोई से पूछा कि उन्होंने पहले उनसे बात क्यों नहीं बताई थी। सीईओ चोई ने बात ना बताने के लिए माफी मांगी और कहा कि क्योंकि वो उनकी एक्टिंग के साथ इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बताई और वोजिन सीईओ चोई की बात समझ गए थे और सीईओ चोई बताने लगे कि इस बात पे उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा बोरिंग था और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या वो उनके साथ चल रहे थे और फिर सीईओ चोई और वोजिन डायरेक्टर क्योतारो और राइटर कारी से मिलने आ गए थे। डायरेक्टर क्योतारो ने उन दोनों से एक सडन मीटिंग के लिए थैंक यू कहा और डायरेक्टर अकारी ने बताया कि वो उनकी एक्टिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। जब वोजिन ने देखा कि राइटर अकारी उनसे मिलते ही कॉम्प्लीमेंट कर रही थी तो वोजिन ने भी राइटर अकारी को बताया कि वो उनके बहुत बड़े फैन थे। राइटर अकारी देख रहे थे क्योंकि वोजिन एक रुकी थे मगर फिर भी उनकी आंखों में कोई भी टेंशन नहीं थी और राइटर अकारी वोजिन की पर्सनैलिटी समझ नहीं पा रही थी। डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, तो वोजिन ने बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और वोजिन ने ब्लैक स्क्रीन में तो ये भी देखा था कि ये स्क्रिप्ट ए ग्रेड की थी। वोजिन ने बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट की अडेप्टेशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और उन्होंने बिना टाइम का हिसाब रख के स्क्रिप्ट ए की बारी में पढ़ दी थी। तो डायरेक्टर क्योतारो ने वोजिन से इस बार एक फॉर्मली ऑफर किया क्या वो वोजिन के साथ इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे। वोजिन बहुत खुश थे कि वो फाइनली जापान में एक्सपेंड कर रहे थे और वो इस डायनेमिक काम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। तो उन्होंने डायरेक्टर क्योतारो को कहा क्योंकि वो उन्हें इतना बड़ा चांस दे रहे थे तो वो जरूर इसमें काम करेंगे। तो डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि वो उनकी एक्टिंग देखने के लिए एक्साइटेड है और उनका प्रोजेक्ट द बिजार सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर जापान और कोरिया दोनों में रिलीज होने वाला था और वो इस प्रोजेक्ट में वोजिन को क्योशी का रोल देने वाले थे। जब वोजिन ने क्योशी का नाम सुना तो उन्होंने रियलाइज करा क्योशी का रोल कोई छोटा या साइड कैरेक्टर नहीं था, ये रोल प्रोजेक्ट में मेन कैरेक्टर का था। तो उन्होंने डायरेक्टर क्योतारो से पूछा कि क्या वो उन्हें क्योशी का रोल दे रहे थे, तो डायरेक्टर क्योतारो ने बताया वो सही समझ रहे थे और वो चाहते थे कि वोजिन उनके ड्रामा में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले करे और ये भी बताया कि वोजिन के लिए क्योशी का रोल थोड़ा मॉडिफाई भी किया जाएगा जिसकी वजह से वोजिन रोल को और ज्यादा भी समझ पाएंगे। वोजिन ने ये ऑफर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उन्होंने डायरेक्टर क्योतारो को बताया कि वो उनकी बात समझ गए थे और वो अभी सोच रहे थे क्योंकि अब वो इस प्रोजेक्ट में मेन लीड का रोल प्ले कर रहे थे तो स्क्रिप्ट की रेटिंग क्या होगी और स्क्रिप्ट की रेटिंग ए से बदलकर ए प्लस हो गई थी। और इसके कुछ ही समय बाद नेटफ्लिक्स ने एक आर्टिकल निकाला और इसमें बताया था कि वोजिन और रिन एक शॉर्ट रोम कॉम ड्रामा एक गाय फ्रेंड में काम करने वाले थे और उस आर्टिकल को देखकर लोग वोजिन की तारीफ कर रहे थे। तो मीडिया ने भी थोड़े व्यूज के लिए इस बात पे न्यूज निकाल दी थी। भले ही ये सब रूमर्स थे और कुछ बिना वैल्यू के आर्टिकल्स, मगर तारीफ करते हुए लोगों में से एक ऐसा भी इंसान था जो इस सब से थोड़ा कम खुश था और वो थे डायरेक्टर ट्रैक। तो डायरेक्टर ने भी कुछ समय बाद एक आर्टिकल निकाल दिया था कि वोजिन डायरेक्टर क्योतारो की अगली फिल्म में द आइलैंड ऑफ द मिसिंग में काम करने वाले थे और एक ही झटके में लोगों के ओपिनियन भी बढ़ने लगे थे। और इन सब के बीच एक और इंसान ऐसा था जो इस मौके का इंतजार कर रहा था और वो थे डायरेक्टर योन। तो उन्होंने भी देखा कि टाइमिंग बिल्कुल सही थी तो उन्होंने भी आर्टिकल निकाल दिया कि वोजिन डायरेक्टर योन के साथ एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में काम करने वाले थे और अब वोजिन का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि उनकी बातें सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी हो रही थी, जिस सब की वजह से और ज्यादा लोग वोजिन को देखने लगे थे और सिर्फ मीडिया ही नहीं प्रोडक्शन कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज और यूट्यूब पे भी वोजिन फेमस होते जा रहे थे। और यहाँ भी डब्ल्यू एंटरटेनमेंट के नए ऑफिस में वोजिन को एक नया घर मिल गया था और वोजिन यहाँ अपने नए घर पे थे और वोजिन ये देख रहे थे कि उनका नया शेड्यूल बहुत ज्यादा पैक था और सभी टॉप एक्टर्स अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि अगले दिन मीटिंग द गाय फ्रेंड की होने वाली थी और उन्होंने सिंगिंग और पियानो प्लेइंग का पार्ट अभी तक नहीं देखा था। और तभी वोजिन ने सोचा कि क्या होगा जब वो इस पार्ट की ब्लैक स्क्रीन में इस पार्ट के सिमुलेशन को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने ली सैंग का रोल प्ले करा था और उन्होंने जिंदगी में कभी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करा था, मगर जब उन्होंने रोल को एक्सपीरियंस करा था तो वो सिगरेट एक एडिट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या ब्लैक स्क्रीन एक कैरेक्टर के ट्रेड्स उनकी बॉडी में कॉपी कर देती है और वो उन ट्रेड का इस्तेमाल जब उस एक्टर की एक्टिंग करते हैं तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या वोजिन गाना गाना और पियानो का इस्तेमाल करना भी सीख सकते थे। तो ये सब चेक करने के लिए वोजिन ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे और उन्होंने मेल लीड का कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया था और तभी वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई, वोजिन को सिंगिंग एबिलिटी और पियानो सीखना होगा। तो
तो वोजिन ने देखा कि क्या वो सच में ये सब सीख सकते थे। वोजिन ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि ये सब सीखने के लिए टैलेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मगर क्योंकि ये सब सीख सकते थे तो वोजिन ये सोच रहे थे कि ब्लैक स्पेस की पावर कहाँ तक हो सकती थी, और प्रेपरेशन खत्म हो चुकी थी और सिंगिंग और पियानो का सिमुलेशन शुरू हो चुका था। वोजिन अब एक बिल्कुल ब्लैक स्पेस के अंदर थे और ये यूजुअली दूसरी स्किल लर्निंग से बिल्कुल अलग था। तभी वोजिन ने रियलाइज करा कि उनकी तरफ कुछ आ रहा था और ये थी म्यूजिक के नोट्स, और ये नोट्स तेजी से वोजिन की तरफ आते गए और वोजिन से जाके टकरा गए। वोजिन अब ब्लैक स्क्रीन से बाहर आ चुके थे। वोजिन ने चेक किया कि क्या उनके लिए कुछ बदल चुका था, तो वोजिन ने देखा कि उनकी आवाज तो बिल्कुल सेम थी, मगर उनकी आवाज का एको बिल्कुल अलग था, और क्या उनकी वोकलाइजेशन और ज्यादा अच्छी हो गई थी। और उन्होंने ये भी देखा कि उनकी उंगलियां पहले से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी थी और उनका दिमाग पूरे म्यूजिकल नोट से भरा हुआ था, और वो ऐसा फील कर सकते थे कि अगर वो एक पियानो देखेंगे तो उस पियानो को इस्तेमाल कर सकते थे। और एक चीज ये भी थी कि वो अपने अंदर एक और चीज फील कर सकते थे, वो अपने अंदर और कुछ इमोशंस को फील कर सकते थे, और ये इमोशंस थे म्यूजिक मेलोडी के, और वो जिन ऐसे इमोशंस फील कर रहे थे जो उन्होंने आज तक महसूस नहीं करे थे, और वो जिनको यकीन था कि वो अपने फ्यूचर में इन इमोशंस का इस्तेमाल करने वाले थे। और वो जिन ने ये भी देखा कि भले ही वो जिन अपनी सिंगिंग और पियानो पे थोड़ा कॉन्फिडेंट थे, मगर उन्हें एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उन्हें ये चीजें और भी सीखनी होंगी, और अगर इस समय वो ये स्किल्स नहीं सीखते तो शूटिंग के दौरान लोग उन पे बहुत हंसते भी। और यहाँ नेटफ्लिक्स के ऑफिस में रिन आ चुकी थी, क्योंकि आज की नेटफ्लिक्स की मीटिंग में उन्हें उनके शेड्यूल और उनके ओएसटी के बारे में बता दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी सुना था कि प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी डिसाइड हो चुका था, तो क्या उनको आज डायरेक्टर के बारे में भी बताया जाने वाला था। मगर इन सब चीजों को अपने माइंड से हटाकर वो ये सोच रही थी कि उन्हें आज वोजिन को बताना ही होगा कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तभी लिफ्ट में वोजिन आ गए थे। वोजिन ने लिफ्ट में आते ही रिन को ग्रीट करा, लेकिन रिन थोड़ा सरप्राइज हो गई थी, तो उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ करके उन्हें हेलो कहा। रिन सोच ही रही थी कि उन्हें अपने आप को शांत करना होगा और वोजिन को बताना होगा कि वो उनकी फैन थी, तो तभी रिन ने पीछे से वोजिन को रोका। वोजिन पीछे मुड़े और रिन से बोल ही रहे थे, मगर तभी रिन एक्साइटमेंट में थोड़ा कांपने लगी, तो वोजिन ने रिन से पूछा कि क्या वो ठीक तो थी, तो रिन वहां से जाते हुए बोली कि उन्हें टॉयलेट जाना था, तो वहां से भागते हुए चली गई। वोजिन को ये देखकर ऐसा लगा कि रिन उन्हें अवॉइड कर रही थी, और वोजिन ने देखा कि जमीन पे एक ब्रेसलेट गिरा हुआ था, और क्या ये ब्रेसलेट रिन का था। रिन ब्रेसलेट उठा ही रहे थे तो रिन गेट के पीछे ही खड़ी थी, और वो अपने आप से बोलते हुए ये कह रही थी कि अगर वो वोजिन को ये बताएंगी कि वो उनकी फैन थी तो क्या वोजिन उन्हें थोड़ा अजीब समझेंगे। मगर वोजिन ने गेट के पीछे ये बात सुन ली थी। रिन ने ये रियलाइज नहीं करा था, वोजिन ने भी ये बात सुन ली थी और वो आगे चलती जा रही थी। मगर ये बात सुन के वोजिन बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि टॉप स्टार रिन उनकी फैन थी। मगर वो उन्हें पसंद क्यों करती थी, क्योंकि वोजिन एक बिल्कुल रुकी एक्टर थे। क्योंकि मीटिंग के लिए थोड़ा लेट हो गया था, तो वोजिन ने डिसाइड करा कि वो पहले उन्हें अपना ब्रेसलेट देंगे और वो मीटिंग के बाद उनसे बात करेंगे। तो वोजिन ने सोचा कि जब वो पहली बार रिन से मिले थे तो वो उनकी तरफ थोड़ा कोल्ड लग रही थी, तो क्या रिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो शौक थी, और वोजिन ने भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कोज कर दी थी क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। वोजिन को ये नहीं पता था कि रिन उनकी बहुत बड़ी फैन थी, और हो सकता था कि रिन शाय फील कर रही थी तो उन्हें वो ये बात नहीं बता पा रही थी। तो वोजिन ने डिसाइड करा कि रिन की ये बात वो फिलहाल एक सीक्रेट ही रखेंगे, और जब भी समय आएगा रिन उन्हें ये बात खुद ही बता देंगी। और वोजिन मीटिंग रूम में आ गए थे। मीटिंग रूम में वहां पे डायरेक्टर शिन पहले से थे, और वोजिन ने डायरेक्टर शिन का नाम 3 बार लिया क्योंकि वो उन्हें वहां देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, और वो ये सोच रहे थे कि वो यहाँ पे क्या कर रही थी। रिन भी मीटिंग रूम में आ गई थी, तो वोजिन ने रिन को उनका गिरा हुआ ब्रेसलेट दे दिया था। रिन ने उन्हें ब्रेसलेट देने के लिए थैंक यू कहा, और ये सब देखकर रूम में बैठे लोगों को ये लग रहा था कि वोजिन और रिन आपस में बात बहुत कम कर रहे थे, और क्या ये इसलिए हो सकता था कि वो अभी तक क्लोज नहीं थे। मगर वोजिन को रिन बहुत क्यूट लग रही थी। स्टाफ मेंबर मीटिंग शुरू करने से पहले सभी लोगों को डायरेक्टर शिन से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर शिन गाय फ्रेंड को डायरेक्ट करने वाले थे, और वोजिन भी इनसे पहले मिले हुए थे। रिन को भी पता था कि डायरेक्टर शिन ने ही डिटेक्टिव एजेंसी डायरेक्ट करी थी, और वो मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें ग्रीट करेंगी। स्टाफ मेंबर ने बताया कि प्रोजेक्ट की और डिटेल्स बाद में दी जाएंगी, तो ये मीटिंग फिलहाल सिर्फ की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए थी। और नेटफ्लिक्स एक शॉर्ट ड्रामा प्रोजेक्ट रिलीज करने वाला था, जिसमें वो हर दूसरे हफ्ते एक नया ड्रामा रिलीज करेगा, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक गाय फ्रेंड से होने वाली थी, और ये ड्रामा नेटफ्लिक्स के थ्रू जापान में भी रिलीज होने वाला था। वोजिन ने भी जब ये सुना तो उन्हें भी रियलाइज हुआ कि ड्रामा का स्केल पहले से बढ़ चुका था, तो तब उन्होंने रियलाइज करा कि तो क्या इसलिए स्क्रिप्ट का ग्रेड ए हो गया था, और ग्रेड बढ़ने का कारण रिन और जापान में रिलीज होना था। स्टाफ मेंबर ने वोजिन को बताया कि वो फिलहाल ओएसटी पे काम कर रहे थे, और क्या वोजिन ओएसटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और ये भी बताया कि रिन ने भी पार्टिसिपेट करने के लिए डिसाइड कर लिया था। स्टाफ मेंबर ने बताया कि 3 गाने रिलीज होने की प्लानिंग हो रही थी, जिसमें से एक गाना डुएट होगा और बाकी 2 सॉन्ग्स वोजिन
और रिन के लिए सोलो होने वाले थे। और वैसे तो और भी गाने रिलीज होने वाले थे जिसमें और भी एक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मगर कुछ गानों के लिए मेन फोकस मेन कैरेक्टर्स पे होने वाला था। और गाने रिलीज करने का एक कारण ये भी था क्योंकि ड्रामा के एक एपिसोड में मेन कैरेक्टर अपने सिंगिंग और पियानो स्किल्स को दिखाने वाले थे, और जिन भी वोजिन की तरफ देखते हुए ये सोच रही थी वो भी वोजिन को गाना गाते हुए देखना चाहती थी। क्योंकि वोजिन ने सिंगिंग और पियानो की स्किल ब्लैक स्क्रीन से सीख ली थी, तो वो अपनी स्किल्स पे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कहा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्टाफ मेंबर ने देखा कि वोजिन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, मगर फिर भी वो उनकी स्किल को चेक करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें पहले उनकी टोन को फिगर आउट करना होगा, तो क्यों ना वो अभी रिकॉर्डिंग रूम में जाए और एक सिंपल चेक करें। और सभी लोग रिकॉर्डिंग रूम में आ गए थे, और सीओ चोई ने भी जब ये सुना कि वोजिन गाना गाने वाले थे तो वो भी वहां आ चुके थे। वोजिन थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे थे क्योंकि वो सभी के सामने गाना गाने वाले थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि वो एक कैरियोके रूम में थे। स्टाफ मेंबर ने वोजिन को बताया कि उन्हें ओवरडू करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि फिलहाल ये एक टेस्टिंग होने वाली थी, और वोजिन ने जो सॉन्ग रिक्वेस्ट करा था वो उसे प्ले करने वाली थी, और सॉन्ग शुरू हो गया था। स्टाफ मेंबर मन ही मन ये उम्मीद कर रही थी कि वोजिन की सिंगिंग कम से कम एवरेज तो हो, और बाकी लोग भी कह रहे थे वोजिन ने जो सॉन्ग चूज करा था वो अकेले गाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मगर तभी वोजिन ने गाना गाना शुरू करा और सभी लोग वोजिन की आवाज सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तो स्टाफ मेंबर ने सीओ चोई से पूछा कि क्या वोजिन पहले सिंगर भी थे। सीओ चोई के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो स्टाफ मेंबर ने उनसे फिर से कहा कि वो हाँ कह रहे थे या ना। तो सीओ चोई ने कहा कि वो पहले वोजिन को और सुनना चाहते थे क्योंकि उनके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। सीओ चोई ये सोच रहे थे कि वोजिन का सिंगिंग का टैलेंट उनके पास से रिलेटेड होगा, और क्या ये भी हो सकता था कि वोजिन जब अब्रॉड थे तो वो एज ए फेसलेस सिंगर भी काम करते थे। क्या वोजिन ने सिंगिंग इसलिए सीखी क्योंकि वो अपनी एक्टिंग को अच्छा बनाना चाहते थे और सिंगिंग के थ्रू और भी ज्यादा इमोशन सीख सकते थे, और वो वोजिन को जितना सुनते गए वोजिन उन्हें उतने ही प्रोफेशनल सिंगर लग रहे थे। और सीओ चोई वोजिन के लाइफ एक्सपीरियंसेस पे और ज्यादा क्यूरियस हो गए थे, और वोजिन की सिंगिंग खत्म हो गई थी। सभी लोग वहां पे कह रहे थे कि वोजिन की सिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, और क्या वोजिन सीक्रेटली एक सिंगर भी थे। तो वोजिन ने बताया कि ये सिर्फ उनकी हॉबी थी। वोजिन भी मन ही मन सोच रहे थे कि उनकी सिंगिंग पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, और ब्लैक स्क्रीन की वजह से वो इमोशंस को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने लगे थे। मगर वोजिन का जवाब सुनकर सीओ चोई थोड़े शौक थे, और रिन ये सोच रही थी कि वो वोजिन की फैन हमेशा रहेंगी। तो स्टाफ मेंबर ने बताया क्योंकि वोजिन ने अपना गाना गा दिया था तो अगली बारी रिन की थी, और रिन जिस भी गाने से कंफर्टेबल हो वो गाना गा सकती थी। स्टाफ मेंबर वोजिन को बताने लगी कि अगर वो एक गाना करते हैं तो एक गाना कोरिया और जापान दोनों के ही म्यूजिक चार्ट्स पे टॉप पे आएगा, और वोजिन और रिन की वॉइस का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला था। और रिन ने भी अपनी सिंगिंग शुरू कर दी थी। वोजिन भी ये सोच रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल करा था तो उनकी म्यूजिक के नोट्स ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में आते जा रहे थे। और रिन जब सिंगिंग कर रही थी वोजिन एक पियानो के पास गए और पियानो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। स्टाफ मेंबर भी ये देख रही थी वोजिन ने एक लाइव सिंगिंग सुनते हुए पियानो का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और वो एक रियल पियानिस्ट की तरह पियानो बजा रहे थे। तो सीओ चोई ने वोजिन के पास जाके पूछा कि क्या वो पहले एज ए एक्टिव सिंगर भी काम करते थे, तो वोजिन ने इस बात पे साफ इनकार कर दिया। सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्होंने सिंगिंग की हॉबी उसी तरह ली थी जैसे उन्होंने डिजाइनिंग सीखी थी क्योंकि वो अपने एक्टिंग को और अच्छा करना चाहते थे। और वोजिन ने सीओ चोई की बात पे एग्री करा था, और वो समझ गए थे कि उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ गई थी। तो सीओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या वो आगे सिंगर बनना चाहते थे। क्योंकि वोजिन के लिए फिलहाल एक्टिंग ही कुछ ज्यादा थी तो उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। तो सीओ चोई ने बताया कि क्यों ना वो अपनी म्यूजिक का इस्तेमाल अपने एक्टिंग के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए करें, और वो इस चीज को अपने एज ए सेकंड कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। और वोजिन के सिंगिंग और पियानो स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो क्या वो उसे ऐसे ही वेस्ट करना चाहते थे। और वोजिन को भी सीओ चोई की ये बात सही लग रही थी, और उन्होंने सीओ चोई से पूछा कि क्या उनके पास इससे रिलेटेड कुछ आइडियाज थे। तो सीओ चोई ने बताया कि उनकी फॉरेन लैंग्वेजेस, एक्टिंग और पियानो स्किल को देख के उनके दिमाग में बस एक ही चीज आ रही थी जिसमें वो तीनों को मिक्स कर सकते थे, और वो था अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोलना। वोजिन को सीओ चोई का आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनका आइडिया सही था। सीओ चोई वोजिन को जवाब दे ही रहे थे, लेकिन तभी उनके पास एक मैसेज आ गया था, और मैसेज में लिखा था कि डायरेक्टर अपने नए प्रोजेक्ट द आइलैंड ऑफ द मिसिंग की प्रिपरेशन खत्म कर चुके थे, और वो इस प्रोजेक्ट की पूरी कास्ट के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे। और वोजिन डायरेक्टर ट्रैक की मीटिंग के लिए आ गए थे। उन्हें पता था वो जिस रूम में जाने वाले थे वहां पे बहुत ज्यादा टॉप स्टार्स होने वाले थे, तो वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने आप को अपना कॉन्सेप्ट याद दिला रहे थे, और वोजिन रूम के अंदर आ गए थे। रूम के अंदर बहुत ज्यादा टॉप एक्टर्स बैठे हुए थे, और वोजिन भी ये देख के हैरान थे। तो रूम में से जुंगमिन ने वोजिन को बुलाया, तो वहां पे और एक्टर्स भी थे जिन्होंने वोजिन को पहचाना था, जिसमें से एक थे टॉप एक्टर वू और दूसरे थे टॉप एक्टर किम ली।
वो जिन भी बहुत ज्यादा खुश थे कि वो टॉप एक्टर से मिल रहे थे। वो जिन अंदर से तो उन सब के साथ पर्सनली मिलके हाथ मिलाना चाहते थे, मगर वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते थे। वो जिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि उनका नाम वोजिन था। वोजिन को अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लग रहा था। तो वोजिन के साइड में से किसी ने कहा कि वो एक रुकी थे, फिर भी वो लेट आए थे और उनको जल्दी आना चाहिए था। तो वोजिन ने देखा उनसे बात कौन कर रहा था, और वो इंसान साइड में से कहता गया कि वो इतना एरोगेंट अपने करियर में कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहे थे। तो ये बात बोली थी टॉप एक्टर सियोन ने। वोजिन ने ये देखा था कि सियोन की मीडिया में इमेज काइंड और जेंटल थी, मगर जब वो रियल लाइफ में मिल रहे थे तो बहुत ज्यादा विकेट लग रही थी। वोजिन ये देख रहे थे कि सियोन उनसे खुलेआम एक फाइट कर रही थी, और क्या वो उनसे नफरत करती थी क्योंकि वोजिन को सियोन की बात को ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, और क्योंकि वो खुलेआम उन्हें दिखा रही थी कि वो उनसे नफरत करती थी। तो वोजिन को भी उनकी बात का जवाब देना होगा। तो वोजिन ने उनसे डायरेक्टली पूछा कि क्या वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, जिससे सियोन थोड़ा शॉक हो गई थी। और जुंगमिन भी देख रहे थे कि उन्होंने यही एक्सपेक्ट करा था वोजिन की पर्सनैलिटी से। तो सियोन ने वोजिन से कहा कि वो बस इस बात पे कमेंट कर रही थी कि वोजिन लेट आए थे। तो वोजिन ने उनसे कहा कि अगर वो उनके लेट आने में बात कर रही है क्योंकि वो वहां सबसे पहले आए थे, और वो पिछले 1 घंटे से डायरेक्टर ट्रैक से बात कर रहे थे और डायरेक्टर भी वहां आने वाले थे। तो सियोन ने उनसे कहा कि ये बात उन्होंने उनसे पहले क्यों नहीं बताई। तो वोजिन ने कहा कि उन्होंने ये बात उनसे कहने का टाइम ही नहीं दिया, और उनके आते ही वो उन पे बातों से अटैक करने लगी। सियोन और वोजिन के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी, और वोजिन भी फाइट से पीछे होने वालों में से नहीं थे। तभी वहां डायरेक्टर ट्रैक भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि वो थोड़ा लेट थे क्योंकि उनकी कॉल थोड़ी लंबी चल गई थी। सभी कास्ट मेंबर ने डायरेक्टर से उठ के ग्रीट करा, और सभी लोग अपनी सीट पे बैठ रहे थे, और सियोन देख रही थी कि वोजिन आखिर किस तरह के इंसान थे। मगर वोजिन अपने जवाब से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इस इंटरेक्शन से वहां पे बैठे हुए लोगों को वोजिन का कैरेक्टर क्लियर हो गया था। कुछ समय डायरेक्टर ट्रैक ने मूवी के बारे में बात करी, और वो बता रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत से ही वो मूवी की रीडिंग शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग ज्यादा मूवी के बारे में नहीं होने वाली थी। ये मीटिंग इसलिए थी ताकि सब लोग आपस में मिल सके और एक दूसरे को समझ सके। तो क्यों ना सभी अभी अपना खाना खाना शुरू करें। वोजिन अपना मील खा रहे थे और उन्हें अपना मील बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। सियोन ने वोजिन से फिर कहा कि जब शूटिंग शुरू होगी तो वो बिल्कुल भी लेट ना आए, क्योंकि उन्हें लेट आने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। वोजिन ये देख रहे थे कि सियोन आखिर क्या बोल रही थी, मगर उन्होंने सियोन की बात का कुछ खास जवाब नहीं दिया, और फिर से उन्होंने अपने खाने पे फोकस करा। मगर वोजिन ने सियोन से ये बात तो कही कि वोजिन तो लेट नहीं होंगे, मगर क्योंकि सियोन उनके सीनियर थे तो वो भी लेट ना हो। जुंगमिन को ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फनी लग रही थी, और बाकी दो टॉप एक्टर ये देख रहे थे कि वो पहली बार ये देख रहे थे कि कोई सियोन की बात का जवाब दे रहा था। तो सियोन ने वोजिन से पूछा कि क्या वो डायरेक्टर ट्रैक से कुछ ज्यादा ही क्लोज थे, और क्या उनके पास किसी और की बैकिंग थी। तो वोजिन ने इस बात से साफ इंकार कर दिया। वोजिन को सियोन बहुत ज्यादा नॉइजी लग रही थी, तो वो उनसे अवॉइड करने के लिए बहाना बना के चले गए कि वो टॉयलेट इस्तेमाल करने जा रहे थे। जैसे ही वोजिन वहां पे गए तो सियोन ने जुंगमिन से पूछा कि क्या वोजिन किसी बड़ी रिच फैमिली के बेटे थे, और वो पहली बार अपने करियर में वोजिन जैसे एक्टर से मिल रही थी। और ये बात उनके लिए बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रही थी कि वोजिन बिना किसी बैकिंग के उनसे ऐसे कैसे बात कर रहे थे। तो र्यूमिन ने बताया कि ये बात उनके लिए बहुत क्लियर थी, क्योंकि उन्हें पता था वोजिन का एक्टिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, और वोजिन बाकी सब एक्टर से बहुत अलग थे, क्योंकि वोजिन का करियर हाल ही में शुरू हुआ था और उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर ली थी। तो सियोन ने र्यूमिन से पूछा कि क्या वोजिन एक्टिंग एज ए हॉबी कर रहे थे। तो र्यूमिन ने सियोन को बताया कि सिर्फ एक्टिंग के बारे में तो उन्हें नहीं पता था, मगर वोजिन इंग्लिश जापानीज भी बहुत अच्छी तरह से बोलते थे, और उन्होंने ये भी सुना था कि वो डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छे थे। और जब वो वोजिन के साथ काम कर रहे थे तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वोजिन अपनी एक्टिंग से र्यूमिन को स्क्रीन पे आउटशैडो ना कर दे, और ये बात सुन के टॉप एक्टर्स भी वहां पे हैरान हो गए थे। और उन्होंने एक बात कही कि वोजिन के पास एक बैकिंग तो थी, और वो थी उनकी स्किल्स। तो सियोन ने कहा कि सीधी बात तो ये थी कि वोजिन एक रूकी थे जिनके पास कोई भी बैकिंग नहीं थी। तो र्यूमिन ने बताया कि सियोन वोजिन को कुछ ज्यादा ही लुक डाउन कर रही हैं, और अगर उन्होंने अपना ये एटीट्यूड फिक्स नहीं करा तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत दिक्कत भी हो सकती थी। मगर सियोन अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी सियोन के पास एक मैसेज आ गया था, और वो मैसेज देख के बहुत ज्यादा खुश थी, और मैसेज में लिखा था कि उनके लिए चीज तैयार थी और वो उस रात को आके उस चीज को ले सकते थे। सियोन रात को वहां पे उस चीज को लेने आ गई थी। सियोन अपने आप को बहुत ज्यादा कवर करके आई थी ताकि कोई उनकी आइडेंटिटी पहचान ना सके, और वो एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक पे जा रही थी। मगर वो जब वहां जा रही थी तो रोड पे कुछ दूर पीछे एक और कार और खड़ी थी जिसमें रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, और वो सियोन उनकी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक से निकलते हुए फोटोज ले रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो उनका पीछा और करेंगे। और वो कैमरामैन से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने एक्टर्स की फोटो अच्छी तरीके से ली थी और क्या वो इमेजेस क्लियर थी। तो कैमरामैन ने बताया कि वो बहुत सारी फोटोज ले रही हैं और सभी इमेजेस क्लियर हैं, मगर कैमरामैन ने ये कहा क्योंकि वो अपना फेस
कवर कर रही थी तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। तो सामने बैठे हुए इंसान ने बताया कि इस बात से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये बात साफ साफ दिख रही थी कि वो उनकी कार में बैठती ही जा रही थी। मगर वो इस बात को चीफ एडिटर को अभी ना बताए, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो इस बात को इंस्टेंटली रिलीज कर देंगे, और वो अभी और ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करना चाहते थे। जो उस कार को ड्राइव कर रहे थे उन्होंने साइड में बैठे हुए इंसान से पूछा कि क्या इस बात पे वो श्योर थे। तो उस इंसान ने बताया कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर पावर पैच से मिली थी, और एक्ट्रेस के पास इस समय प्लास्टिक सर्जन से मिलने का कोई और कारण भी नहीं था, और ये बात गारंटीड थी कि वो वहां पर इलीगल ड्रग्स लेने आई थी। कैमरामैन ने उन्हें बताया कि क्लिनिक इस बात को साफ साफ इनकार कर देगा। तो आगे बैठे हुए इंसान ने बताया कि इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्टर सियोन नहीं और भी काफी एक्टर थे, और उनके पास एक सॉलिड एविडेंस भी था, और उनकी प्रिपरेशन भी काफी पूरी हो चुकी थी। कैमरामैन ने उनसे पूछा कि वो इस बात को रिवील कब करने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि वो जैसे ही कुछ और एक्टर्स पे एविडेंस और इकट्ठा कर लेंगे तो वो 1 महीने बाद इस बात को रिवील करने वाले थे। और जैसे ही इस न्यूज का बम फटेगा तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर्स भी शुरू हो जाएंगे, और एक्टर से उनका करियर कुछ ही समय में मिट्टी में मिलने वाला है, और वो जितने भी एडवर्टाइजमेंट और प्रोजेक्ट्स कर रही हैं वो सब भी फ्लॉप होने वाले थे। यहाँ वो जिन ब्लैक स्क्रीन में थे, और उन्होंने ये देखा कि द आइलैंड ऑफ द मिसिंग का ग्रेड डी ग्रेड हो चुका था, और वो जिन ये देख रहे थे कि पहले तो ये ग्रेड ए था, तो ये अचानक से डी ग्रेड क्यों हो गया था। तो वो जिन सोचने लगे ग्रेड कम होने का कारण आखिर क्या हो सकता था, और अगर ग्रेड कम होने का कारण डायरेक्टर ट्रैक होते तो ग्रेड शुरू से ही कम होता, तो क्या कारण स्टाफ मेंबर में से कोई हो सकता था, और अगर कोई स्टाफ मेंबर में से भी होता तो फिर भी ग्रेड शुरू से ही कम होता, तो क्या कोई एक्टर हो सकता था। तो वुजी ने प्रोफाइलर ड्रामा का ग्रेड देखा, और प्रोफाइलर ड्रामा का ग्रेड अभी भी एस ग्रेड था, तो ये बात क्लियर हो गई थी कि रीजन र्यूमिन नहीं थे। तो ग्रेड कम करने का कारण कोई नया टॉप एक्टर हो सकता था जिन्होंने अभी ही ड्रामा को ज्वाइन करा था, और जो नए 3 टॉप एक्टर जिन्होंने ड्रामा को ज्वाइन करा था वो थे टॉप एक्टर वू, टॉप एक्टर किमली और टॉप एक्टर सियोन। तो इन तीनों में से कोई एक इस बात का कारण होने वाला था। वो जिनको लग तो ये रहा था कि इस बात का कारण सियोन हो सकती थी, मगर वो जिन सिर्फ अपने इंट्यूशन से इस बात पे श्योर नहीं हो सकते थे, और अगर वो जिन कल्प्रिट का पता भी लगा सकते थे तो ये बात सिर्फ उन्हें ही पता होगी। तो वो जिन को तभी एक आइडिया आया, और उन्होंने ब्लैक स्क्रीन से एग्जिट कर ली थी। वो जिन बहुत ज्यादा थक चुके थे, मगर वो फिर भी कल्प्रिट को पकड़ना चाहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले सियोन के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया। वो जिन उम्मीद तो ये कर रहे थे कि उन्हें ऑनलाइन कुछ मिल जाएगा, और वो देखने लगे कि सियोन ने कौन से प्रोजेक्ट ज्वाइन करे थे। तो ये पता चला कि सियोन ने 2 प्रोजेक्ट ज्वाइन करे थे, जिनमें से एक था एक रोमांटिक कॉमेडी जो कि अगले 2 महीने बाद शुरू होने वाला था, और एक था एक्शन सीक्वेंस जो भी कुछ टाइम बाद रिलीज होने वाला था। तो वुजी ने सिर्फ सियोन पे नहीं बाकी टॉप एक्टर्स पे भी सर्च करना शुरू कर दिया था। तो उन्हें टॉप एक्टर वू के बारे में एक ड्रामा मिला था जिसका नाम था रॉयल कैपिटल, और टॉप एक्टर किम ली के बारे में एक मूवी मिली थी। तो वुजिन को अब इन सब प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट का पता लगाना होगा, और ब्लैक स्क्रीन की पावर का इस्तेमाल करके इन सब स्क्रिप्ट्स का ग्रेड पता करना होगा। तो वुजिन ने स्क्रिप्ट लेने के लिए सियो चोई के पास मैसेज करा, और वुजिन पूरी कोशिश करने वाले थे इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। और अगले दिन सियो चोई वुजिन को पिकअप करने आ गए थे, और उन्होंने वुजिन से पूछा कि क्या वो सोए तो सही थे, मगर वुजिन को बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई थी, और उन्हें ब्लैक स्क्रीन के सिनेरियो के ही नाइटमेयर्स आ रहे थे। मगर उन्होंने सियो चोई को बताया कि वो अच्छे तरीके से सोए थे। सियो चोई ने बताया कि उनके पास वुजिन के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी, मगर उससे पहले वो वुजिन को ये बताना चाहते थे कि ड्रग डीलर की कास्ट वुजिन की एक्टिंग से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई थी, और ड्रग डीलर की शूटिंग शेड्यूल से कुछ पहले ही खत्म हो गई थी। और अगली खबर ये थी कि नेटफ्लिक्स के शो द गाय फ्रेंड का मेन ओएसटी डिसाइड हो गया था, और सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के बाद भी डिसाइड हो गई थी, और उस दिन का मेन इवेंट था फैन साइनिंग इवेंट। और सियो चोई ने यह भी बताया क्योंकि वो जिनका पहला ऑफिशियल फैन साइनिंग इवेंट होने वाला था, तो उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी करे थे, और ये इवेंट मैक्स बर्गर भी स्पॉन्सर कर रहा था। तो ये इवेंट उनकी बिल्डिंग में 3 घंटे के लिए होने वाला था, और क्योंकि इवेंट वो स्पॉन्सर कर रहे थे तो वुजिन को भी पूरी कोशिश करनी होगी कि वो मैक्स बर्गर की प्रोडक्ट को एडवर्टाइज पूरा कर सके। और फैन साइनिंग इवेंट के दौरान वहां पे कुछ रिपोर्टर्स भी होने वाले थे, साथ ही साथ उनकी खुद की पीआर टीम भी उन्हें रिकॉर्ड करने वाली थी। और सियो चोई वहां पे ज्यादा भीड़ ना हो सके तो पूरा क्राउड को कंट्रोल रखेंगे, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा 400 लोग आने वाले थे, और 400 में से आधे से ज्यादा लोग उनके फैन क्लब के मेंबर होने वाले थे, और फैन क्लब के जनरल मैनेजर भी साइनिंग इवेंट पे आने वाले थे क्योंकि वो वुजिन से भी मिलना चाहते थे, और वुजिन की मुलाकात उनसे फ्यूचर में भी होने वाली थी। सियो चोई वुजिन को जनरल मैनेजर का यूजर नेम बता ही रहे थे, मगर उन्हें वो निकनेम याद नहीं आ रहा था। तो वुजिन ने उन्हें उनका निकनेम बताया कि निकनेम था फैमिली लेडी, और वुजिन को ये निकनेम बहुत ज्यादा यूनिक लगा था, तो इसलिए उन्हें ये नाम याद था। और सियो चोई ने इन सब के बाद उन्हें एक आखिरी बात बताई, और उन्होंने वुजिन ने जो उनसे स्क्रिप्ट्स मांगी थी वो उन्हें दे दी थी, और उन्होंने उनसे पूछा कि वुजिन पहले से ही बहुत ज्यादा बिजी थे, तो वो अचानक से उनसे स्क्रिप्ट क्यों मांग रहे थे।
तो वोजिन ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी कि वो इनमें काम करना चाहते थे। तो सीईओ चोई ने स्क्रिप्ट्स लेने का कारण पूछा, तो वोजिन ने बताया कि बस वो देखना चाहते थे कि वोजिन जो टॉप एक्टर्स के साथ काम करने वाले थे उनके अगले प्रोजेक्ट्स क्या थे। तो सीईओ चोई ने पूछा कि क्या वो ये देखना चाहते थे कि वो किस तरह का प्रोजेक्ट करते हैं। तो वोजिन ने बताया कि वो उनकी एक्टिंग को समझना चाहते थे। तो सीईओ चोई ने पूछा कि उन्होंने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। क्योंकि वोजिन के पास इस बात का कोई सीरियस जवाब नहीं था, तो उन्होंने बात टालने के लिए एक सिंपल सा जवाब दे दिया। वोजिन ने भी देखा कि सीईओ चोई ने स्क्रिप्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी ढूंढ ली थी और उनकी एबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। सीईओ चोई भी ये कह रहे थे कि उन्होंने भी कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया था और वोजिन भी फ्यूचर में उनसे ऐसे फेवर्स मांग सकते थे। वोजिन भी सीईओ चोई को बहुत ज्यादा रिलायबल समझ रहे थे। क्योंकि वोजिन को स्क्रिप्ट्स मिल गई थी तो वो उनका इस्तेमाल करके ब्लैक स्पेस के अंदर चले गए थे। तो वोजिन ने वहां देखा कि वहां 2 स्क्रिप्ट का ग्रेड एफ ग्रेड था और इन दोनों ही स्क्रिप्ट में सीईओ उन काम करने वाली थी। तो वोजिन का यहाँ पर्सनल इंट्यूशन बिल्कुल सही था। तो वोजिन को ये पता चला कि द आइलैंड ऑफ द मिसिंग का ग्रेड लेट इसलिए डी ग्रेड हुआ था क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सीईओ उन ने ज्वाइन करा था। भले ही वोजिन को सस्पेक्ट सीईओ उनका पता चल गया हो, मगर बात ये थी कि वो इस बात को पता नहीं लगा सकते थे कि उन्होंने आखिर करा क्या था। वोजिन कितना भी सोचते उन्हें पता था कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो इस बात की जिम्मेदारी किसी और को देंगे जिसपे वो उन पे भरोसा करते थे और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी सीईओ चोई को देने का डिसाइड करा। सीईओ चोई ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें और भी स्क्रिप्ट चाहिए थी। तो वोजिन ने उनसे बताया कि उनके दिमाग में कुछ था जो उन्हें बताना चाहते थे और उन्होंने सीईओ चोई को बताया कि उन्हें सीईओ उन बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। तो सीईओ चोई ने वोजिन की इस बात का मतलब पूछा तो वोजिन ने बताया कि उनकी फीलिंग ही ऐसी थी और वोजिन यहाँ कोशिश कर रहे थे कि यहाँ वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल कर सकें। और वोजिन ने यहाँ थोड़ी एक्टिंग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी ही फीलिंग आ रही थी जो उन्हें डायरेक्टर व्यू के साथ आई थी। सीईओ चोई ने भी ये देखा कि वोजिन बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे और क्या फिर से वोजिन ये बात अपने इंट्यूशन से कर रहे थे। तो सीईओ चोई ने वोजिन से फिर से पूछा कि सीईओ उनसे उन्हें वही फीलिंग आ रही थी जो उन्हें डायरेक्टर व्यू से आई थी। वोजिन भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल ऐसे कर रहे थे, मगर उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल उन्हें वैसी ही फीलिंग आ रही थी और वोजिन पूरी कोशिश कर रहे थे कि सीईओ चोई उनकी बात का बिलीव करें। तो सीईओ चोई ने पूछा कि क्या वो इस बात को और एक्सप्लेन कर सकते थे। वोजिन को नहीं पता था कि वो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करें और वोजिन ये देख रहे थे कि सीईओ चोई उनकी बात पे थोड़ा तो भरोसा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि समझाना थोड़ा मुश्किल था, मगर वो इतना कह सकते थे कि जब से वो उनसे पहली बार मिले थे वो सीईओ उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे। और सीईओ चोई ने वोजिन से पूछा कि वो बात उन्हें ये अभी क्यों बता रहे थे। तो वोजिन ने बताया कि ये सिचुएशन डायरेक्टर वूक से बिल्कुल अलग थी और उन्हें ये फीलिंग भी सीईओ उनके मिलने के बाद आई थी, मगर वोजिन के लिए मेन कारण एक ये भी था क्योंकि वो इस बार में लीड थे। सीईओ चोई ने भी ये देखा था कि अब तक वोजिन का इंट्यूशन हमेशा सही ही था, तो वो इस बात को चेक करने वाले थे और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या वो इस बात पे श्योर थे। तो वोजिन ने बताया हाँ वो श्योर थे। तो सीईओ चोई ने बताया कि वो इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिलहाल वोजिन अपने शेड्यूल पे फोकस करें और वो सीईओ उनके बारे में जितना भी पता लगा सके पूरा पता लगाएंगे। सीईओ चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्हें ये फीलिंग सिर्फ सीईओ उनके बारे में आ रही थी या फिर किसी और एक्टर के बारे में भी। तो वोजिन ने बताया कि उन्हें सिर्फ ये फीलिंग सीईओ उनके बारे में आ रही थी। सीईओ चोई को इस बात की टाइमिंग थोड़ी ठीक लग रही थी क्योंकि सीईओ उनकी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में अभी तक मीडिया में रिवील नहीं हुई थी, तो वो जल्द से जल्द पूरी कोशिश करेंगे बात का पूरा पता लगा सके। और कुछ समय बाद वोजिन फैन साइनिंग इवेंट पे आ गए थे। सभी लोग वोजिन की तारीफ कर रहे थे और उन्हें चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे। वोजिन ये सोच रहे थे कि क्या वो ये सब सही से कर रहे थे, क्या सच में 400 लोग उनके फैन साइनिंग इवेंट के लिए आए थे और वो इन सब लोगों से कैसे मिलेंगे। वोजिन सबसे हाथ तो मिलाने ही वाले थे, क्या उन्हें इन सब से थोड़ी बात भी करनी होगी और क्या वो उनसे पूछे कि वो वहाँ क्यों आए थे। स्टाफ मेंबर ने बताया कि वो शुरुआत उनके फैन क्लब के जनरल मैनेजर से करने वाले थे जिनका निकनेम फैमिली लेडी था। और जब वोजिन ने जनरल मैनेजर को देखा तो जनरल मैनेजर ने उनसे कहा कि बिग ब्रदर तुम कैसे हो और मैं तुम्हारे फैन क्लब की जनरल मैनेजर हूँ। वोजिन फैन क्लब के जनरल मैनेजर का चेहरा देख के हैरान हो गए थे। वोजिन अपना कॉन्सेप्ट ब्रेक करके ऑलमोस्ट वहां पे चिल्लाने लग गए थे और अपनी बहन से बहस करने लग गए थे और वोजिन समझ गए थे कि उनकी सिस्टर ने इतने समय से उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं करा था और वे देख रहे थे उन्होंने ये काम अकेले नहीं करा था, उन्होंने उनका फैन क्लब उनके दोस्तों के साथ सेटअप किया था। वोजिन कम आवाज में अपनी सिस्टर से बात कर रहे थे तो उनकी सिस्टर ने मजाक करते हुए बोला उन्होंने ये बात उन्हें इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उन्हें पता था कि वोजिन बहुत बिजी होंगे। वोजिन बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सिस्टर ने ये बात उन्हें जानबूझ के नहीं बताई थी। सीईओ चोई भी वहां आ गए थे और वो उनसे कह रहे थे कि क्या वही वोजिन के फैन क्लब की जनरल मैनेजर थी। सीईओ चोई ने बताया कि वो बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट थे और वो फिलहाल वोजिन के मेन मैनेजर भी थे।
वोजिन की सिस्टर ने सीओ चोई को ग्रीट करा। सीओ चोई ने वोजिन से कहा कि फैमिली लेडी का ऑरा वोजिन से थोड़ा मिलता जुलता था, तो वोजिन ने बताया कि वो उनकी छोटी बहन थी। सीओ चोई ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, मगर वोजिन की सिस्टर सीओ चोई को बहुत ज्यादा नॉर्मली ग्रीट कर रही थी। सीओ चोई शौक में वहीं खड़े थे और वोजिन ने अपनी सिस्टर से कहा कि वो पहले यहाँ से चली जाए और वो उनसे कुछ देर बाद बात करेंगे। वोजिन की सिस्टर ये देख रही थी कि वोजिन थोड़ा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और क्या ये उनका वहम था, और क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे तो वो वहाँ पे कुछ ज्यादा शोर नहीं करना चाहती थी। सीओ चोई ने वोजिन से फिर से पूछा कि क्या सच में वो उनकी सिस्टर थी, तो वोजिन ने बताया कि ये बात बिल्कुल सही थी, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनके फैन क्लब की जनरल मैनेजर कब बनी। तो सीओ चोई ने वोजिन से कहा कि क्यों ना इस बात पे वो बाद में बात करें, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वोजिन भी लाइन देख के वहां पे समझ गए थे कि ये जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं थी। फैन साइनिंग इवेंट खत्म हो गया था। वोजिन ने सभी फैंस को वहां पे आने के लिए और उनसे मिलने के लिए थैंक यू कहा और कहा कि सब लोग वहां पे जाने से पहले उनके लिए सभी गिफ्ट्स ले लें। सभी लोग वहां पे वोजिन को चिल्ला चिल्ला के रोक रहे थे कि वो अभी वहां से ना जाए। स्टाफ मेंबर ने वोजिन को बताया कि सीओ चोई और उनके फैन क्लब के जनरल मैनेजर वेटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे और वो वोजिन को वेटिंग रूम में ले आई थी। वोजिन बस यही सोच रहे थे कि उनकी सिस्टर उनके बारे में कुछ भी ज्यादा नॉनसेंस बात ना करे। अगर कुछ भी उनके बारे में रिवील होता है तो वोजिन का कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा, और अगर उनकी सिस्टर ने वोजिन के बारे में कुछ अजीब बात बताने की कोशिश करी तो वोजिन उन्हें खुद ही रोक लेंगे। वोजिन भी वहां आ गए थे और वोजिन अपनी सिस्टर के साइड में जाके बैठ गए थे। सीओ चोई ने वोजिन की सिस्टर से उनका नाम पूछा तो वोजिन की सिस्टर ने उनका नाम हैना बताया, और सीओ चोई ने हैना से पूछा कि क्या वो एक्सप्लेन कर सकती थी कि अभी अभी क्या हुआ। तो हैना ने सीओ चोई को बताया कि कैसे उन्हें पता चला कि वोजिन एक एक्टर बन गए थे और किस तरह उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फैन क्लब बनाया था। तो सीओ चोई ये सोच रहे थे कि क्या वोजिन ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि वो एक एक्टर बन गए थे। हैना ये बता ही रही थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स डे का एपिसोड देखा था और ये बताने ही वाली थी कि उस एपिसोड में वोजिन की इमेज बहुत ज्यादा अलग थी और उन्होंने हैना पे अटैक करके उन्हें रोक लिया था। हैना तभी वहां झटके से थोड़ा फ्लिंच हुई तो वोजिन ने हैना से पूछा कि क्या उनके पेट में दर्द हो रहा था। हैना ये बोल ही रही थी कि उन्होंने अभी उन पे अटैक करा था, लेकिन वोजिन ने अपना गुस्से वाला डोरेमोन का चेहरा बना के उन्हें रोक लिया था और हैना समझ गई थी कि अगर वो आगे कुछ भी बोलेगी तो उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। सीओ चोई बताने लगे कि इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो वोजिन के फैन क्लब की जनरल मैनेजर थी, मगर वो इस बात का ध्यान रखे कि वो बाहर किसी भी इंसान को इस बात का पता ना चलने दे। तो हैना ने बताया कि उनके 3 दोस्त जिन्होंने उनके साथ फैन क्लब बनाया था उन्हें ये बात पता थी। तो सीओ चोई ने बताया कि वो उनके अलावा किसी और को ये बात ना बताए, क्योंकि अगर ये बात और आगे फैलती है तो उनकी फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकती थी। हैना भी सीओ चोई की बात बहुत समझ गई थी। सीओ चोई ने भी ये बात बताई कि वो वोजिन से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि जहाँ वोजिन बिल्कुल कोल्ड थे तो दूसरी तरफ हैना बहुत ज्यादा ब्राइट थी। हैना सीओ चोई से ये पूछ ही रही थी कि वो वोजिन को कोल्ड क्यों कह रहे थे, मगर वोजिन ये समझ गए थे कि यहाँ कुछ हो सकता था। सीओ चोई से कहा कि वो अपनी सिस्टर से अकेले बात करना चाहते थे और सीओ चोई भी वहां से चले गए थे और हैना भी अपने लिए वहां खतरा समझ गई थी। वोजिन अपनी सिस्टर को लड़ते हुए बाहर लेके जा रहे थे, मगर सीओ चोई ये समझ रहे थे कि उन दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी सीओ चोई के पास एक मैसेज आ गया था और मैसेज में लिखा था कि पावर पैच टॉप एक्टर सीओ उनका पीछा कर रहा है। वैसे तो ज्यादातर पावर पैच को छोटे मोटे र्यूमर्स ही छोड़ता है, मगर क्योंकि इस बात की टाइमिंग वोजिन के इंट्यूशन से कुछ ज्यादा ही मिल रही थी तो डेंजर यहाँ पे कुछ ज्यादा हो सकता था। मगर पावर पैच सीओ उनका पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी तक सीओ उनके बारे में कोई न्यूज भी रिलीज नहीं हुई थी। और क्या पावर पैच थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा है ताकि वो और ज्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, और जब ये बात रिलीज हो तो वो और वो जिन इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सीओ चोई ने डिसाइड करा कि वो सबसे पहले वोजिन की साइड को क्लियर करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले डायरेक्टर ट्रैक के पास कॉल कर दिया था और उन्होंने डायरेक्टर ट्रैक से बताया कि वो बिल्कुल स्ट्रेट बात करेंगे और वो फिलहाल के लिए उनके प्रोजेक्ट और एक्टर्स पे जो भी मीडिया कवरेज और प्रमोशन होने वाले थे उन सबको रोक दें। तो डायरेक्टर ट्रैक ने बताया कि वो कवरेज 1 घंटे में शुरू करने वाले थे और वो अचानक से ऐसा क्यों कह रहे थे। तो सीओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक को बताया कि उन्हें लग रहा था कि सीओ उनके बारे में बहुत बड़ा एक स्कैंडल रिवील होने वाला था। तो डायरेक्टर ट्रैक ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहे थे। तो डायरेक्टर ट्रैक ने पूछा कि वो इस बात से कितना श्योर थे। तो सीओ चोई ने बताया कि वो अभी तो इस बात पे 50-50 थे। डायरेक्टर ट्रैक भी समझ गए थे कि सीओ चोई बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे और क्या उन्होंने कोई र्यूमर सुना था। तो डायरेक्टर ट्रैक ने बताया कि प्रमोशन को रोकना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और उन्होंने डिसाइड करा कि वो प्रमोशंस को रोक देंगे। और उन्होंने सीओ चोई से पूछा कि वो किस तरह के स्कैंडल की बात कर रहे थे। तो सीओ चोई ने बताया कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी और पावर पैच मीडिया कंपनी सीओ उनका फॉलो कर रही थी और वो मीडिया कंपनी सही मूवमेंट का इंतजार कर रही थी उस न्यूज को रिवील करने के लिए। डायरेक्टर ट्रैक भी सीओ चोई की फीलिंग को समझ रहे थे। सीओ चोई ने भी डायरेक्टर ट्रैक को बताया कि इस बात पे पूरा डिसीजन उनका ही था और अगर वो चाहते तो वो उन पे भरोसा नहीं कर सकते थे, मगर सीओ चोई को इस बारे में जो भी करना होगा वो इस बारे में करेंगे।
तो डायरेक्टर ट्रैक ने भी कहा कि वो इस बारे में इंतजार और करेंगे और वो अपनी इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट कब तक बता सकते थे। तो सीओ चोई ने बताया कि वो मैक्सिमम 3 दिन में इस बात के रिजल्ट को बता सकते थे। सीओ चोई ने डायरेक्टर ट्रैक को उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए थैंक यू कहा और क्योंकि एक साइड का काम हो चुका था तो उन्होंने वो एक मैसेज पावर पैच के चीफ एडिटर के पास कर दिया था कि वो सीओ उनके बारे में कुछ गॉसिप सुन रहे थे। सब्सक्राइब